फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ट्रेडमार्क ऑपोजिशन के प्रोसेस और टाइमलाइन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि ट्रेडमार्क ऑपोजिशन होता क्या है, तो उसका मैं एक क्विक रिव्यू दे दूंगी इस वीडियो में सो दैट कि आपको स्टेप्स भी अच्छे से समझ आए। तो बेसिकली ट्रेडमार्क ऑपोजिशन होता है कि जब आपका ट्रेडमार्क एक्सेप्ट हो जाता है, सारी स्टेजेस क्लियर करके एग्जामिनर उसको एक्सेप्ट एंड एडवर्टाइज्ड कर देता है जर्नल में, तो कोई भी थर्ड पार्टी कंपनी या कोई भी इंडिविजुअल जिसको आपके ट्रेडमार्क मिलने से प्रॉब्लम है वो उसको अपोज कर सकता है। ठीक है, आपका जो स्टेटस है वो एक्सेप्टेड एंड एडवर्टाइज की बजाय फिर अपोज्ड हो जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि आपका ये जो ट्रेडमार्क अपोज हो गया है इसके बाद का प्रोसेस क्या है, आप इसमें क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली ट्रेडमार्क ऑपोजिशन प्रोसीडिंग्स में काफी सारे स्टेप्स होते हैं। उसका पहला स्टेप्स तो होता है कि 4 मंथ्स के अंदर अंदर ऑपोजिशन पार्टी ने आपके खिलाफ नोटिस ऑफ ऑपोजिशन फाइल कर दिया होता है। जब ये नोटिस ऑफ ऑपोजिशन आपको मेल पर आता है तो आपको अगर अपना ट्रेडमार्क बचाना है या अबैंडन होने से या रिमूव होने से बचाना है तो आपका नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपको काउंटर स्टेटमेंट देना होता है। काउंटर स्टेटमेंट बेसिकली लीगल टर्म है ट्रेडमार्क के जो नोटिस ऑफ ऑपोजिशन है उसमें अपना रिप्लाई फाइल करने के लिए। बेसिकली उन्होंने आपका ट्रेडमार्क अपोज किया, जो भी उनके ग्राउंड्स रहते हैं ऑपोजिशन के, आपको उनको काउंटर करना होता है। उसमें अपने रीजंस देने होते हैं कि क्यों आपका उनका जो नोटिस ऑफ ऑपोजिशन है वो गलत है और आपको ट्रेडमार्क मिलना ही चाहिए। ठीक है, तो उसको लीगली हम बोलते हैं काउंटर स्टेटमेंट। अब जो काउंटर स्टेटमेंट है वो हमें 2 मंथ्स के अंदर अंदर फाइल करना होता है। इसकी गवर्नमेंट फीस जाती है 2700। ठीक है, ये जस्ट रिप्लाई की तरह नहीं होता है जिसमें कोई फीस नहीं है, इसमें रिप्लाई के साथ साथ फीस भी जाती है। तो 2 मंथ्स आपके जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं जब आपको नोटिस मेल पे नोटिफाई किया जाता है। ठीक है, अब जी आती है सेकंड स्टेज जिसको हम बोलते हैं एविडेंस की स्टेज, जिसमें दोनों पार्टियों को मौका मिलता है जो भी उन्होंने हमारे नोटिस ऑफ ऑपोजिशन में बातें लिखी हैं उसके सपोर्ट में एविडेंस फाइल करने का, और फिर एप्लीकेंट को मौका मिलता है अपनी एप्लीकेशन के सपोर्ट में एविडेंस फाइल करने का। ठीक है, तो पहला जो एविडेंस फाइल होता है वो रूल 45 के अंडर फाइल होता है, जो कि मतलब सपोज करें कि उन्होंने अपोज किया था, हमने काउंटर स्टेटमेंट टाइमली फाइल कर दिया। अब जो हमारा काउंटर स्टेटमेंट है वो रजिस्ट्रार ने दूसरी पार्टी को जिसने अपोज किया था उनको सर्व कर दिया। तो अब उनके पास 2 महीने होते हैं अपना एविडेंस देने के लिए। जैसे कि सपोज करें उन्होंने जो भी बातें लिखी हैं कि वो मार्क तब से यूज कर रहे हैं या वो मार्क डिसेप्टिवली सिमिलर है या वो उस मार्क के में इतना एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया, जो भी उन्होंने लाइन बाय लाइन फैक्ट्स लिखे होते हैं उसको उनको अब एविडेंस देने होते हैं। अब जब उनका एविडेंस कंप्लीट हो जाता है अंडर रूल 45, फिर वो सेम एविडेंस जो है वो जो हमारे एप्लीकेंट है उनको सर्व किया जाता है। अब एप्लीकेंट को जो वो जो एविडेंस मिलता है उसको अपना अगर एविडेंस देना होता है, जो भी उन्होंने अपने काउंटर स्टेटमेंट में रिप्लाई में दिया होता है, तो वो उन्हें फाइल करना होता है अंडर रूल 46। अब हमारी लास्ट स्टेज रह जाती है, जो हमने एविडेंस फाइल किया है जो काउंटर स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है, वो दोबारा से नोटिस ऑफ ऑपोजिशन जो ओपोनेंट ने फाइल किया था उनको सर्व किया जाता है, और फिर उनको एक लास्ट चांस मिलता है फाइनल एविडेंस सपोर्ट करने का, जो उन्हें 1 महीने के अंदर फाइल करना होता है अंडर रूल 47। जब ये सारी स्टेजेस कंप्लीट हो जाती हैं कि हमने एविडेंस 45, 46 और 47 कंप्लीट हो जाती है, तो फिर हमारी लास्ट स्टेज पर जो होता है एप्लीकेशन प्रोसीड करती है और उसको हमारी हियरिंग का हमें वेट करना होता है। हियरिंग ऑपोजिशन प्रोसीडिंग्स में बहुत ज्यादा लेट आती है, उसमें मतलब कभी कभार 2 से 3 साल से भी ज्यादा लग जाते हैं। बस आपका ये होता है कि आपकी प्रोसीडिंग कंप्लीट होने के बाद आपका हियरिंग का ही वेट हो रहा होता है, और जैसे ही आपको हियरिंग मिलती है तो आपके जो एडवोकेट्स हैं या आप खुद एप्लीकेंट, तो आपने अपीयर होना होता है। हियरिंग ऑपोजिशन प्रोसीडिंग्स में अभी तक का जो ट्रेंड है उसमें बहुत ज्यादा नहीं आती है, 3 to 5 हियरिंग्स में केस फाइनल हो जाता है। अब अगर सपोज करें कि आपको हियरिंग नोटिस आया है और आपने अपीयर होना है या नहीं होना है, तो आप एडजर्नमेंट भी फाइल कर सकते हैं जिसको टीएमएम बोलते हैं। ये एडजर्नमेंट आपने एटलीस्ट 3 दिन पहले फाइल करनी होती है और आप 2 एडजर्नमेंट से ज्यादा एडजर्नमेंट नहीं ले सकते।
ठीक है। अगर हियरिंग पे कोई ओपोनेंट या एप्लीकेंट कोई भी प्रेजेंट नहीं होता है तो वो ऑपोजिशन डिसमिस भी हो सकता है। ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये होती है हमारी ऑपोजिशन की प्रोसीडिंग, जिसमें पहली स्टेज होती है नोटिस ऑफ ऑपोजिशन, सेकंड स्टेज होता है काउंटर स्टेटमेंट, उसके बाद आती है हमारी एविडेंस। एविडेंस सबसे पहला फाइल किया जाता है ओपोनेंट की तरफ से रूल 45 में, फिर उसके बाद मिलता है एप्लीकेंट को चांस रूल 46 में, और फिर दोबारा मिलता है ओपोनेंट को चांस रूल 47 में। एविडेंस की स्टेज क्लोज होने के बाद फाइनल स्टेज होती है हियरिंग, जिसके लिए हमें वेट करना होता है। हियरिंग प्रोसीडिंग खत्म होने के बाद फाइनल डिसीजन आता है, जिसमें हमें पता लग जाता है कि ऑपोजिशन एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, या एप्लीकेशन हमारी मतलब एक्सेप्ट एंड री एडवर्टाइज हो जाएगी। ठीक है। इन कोई भी स्टेज में, चाहे एविडेंस हो, काउंटर स्टेटमेंट हो, किसी भी स्टेज में अगर आपने डिले किया है, जो आपने फिर टीएमएम नहीं फाइल किया है और जिसका आपके पास कोई रीजन नहीं है, तो आपका जो ऑपोजिशन है वो रिजेक्ट भी हो सकता है, और आपकी एप्लीकेशन, अगर आपने काउंटर स्टेटमेंट टाइमली नहीं फाइल किया है, तो एप्लीकेशन अबैंडन भी हो सकती है। किसी भी केस में नोटिस ऑफ ऑपोजिशन या काउंटर स्टेटमेंट में अगर आप किसी भी तरीके का डिले करते हैं, तो ये जो डिले है इसको कोई पार्डन नहीं मिलता है, और आपका जो प्रोसेस है वो हियरिंग स्टेज पे जाता ही नहीं है। तो इसलिए हमें इसकी डेडलाइंस के लिए बहुत केयरफुल होना पड़ता है, और क्योंकि इनकी डेडलाइंस जो है, कोई भी डेडलाइन नॉन एक्सटेंडेबल है, जिसका मतलब कि आप इन्हें एक्सटेंड नहीं कर सकते, आपको विद इन टाइमलाइन ही फाइलिंग करनी होती है। अगर आपको कोई भी हमसे जानकारी चाहिए कि आपका नोटिस ऑफ ऑपोजिशन किस टाइप का है, तो आप हमें अपना एप्लीकेशन नंबर भेज सकते हैं, और हमें लिख सकते हैं at info@company360.in पर। हम आपका ऑपोजिशन वगैरह देखकर आपको चांसेस बता देंगे, क्या चांसेस हैं उसके क्लियर होने के, आपको प्रोसीड करना चाहिए या विड्रॉ कर लेना चाहिए, या किस तरीके से आपको आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू। अगली बार आएंगे हम एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे ट्रेडमार्क हियरिंग के बारे में।